सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमारे मौलिक भारत प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत आभार आपका जी। एक हम डॉक्टर साहब ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर जो हकीकत है उसको हम देख रहे हैं, जो कोई दिखाता नहीं है। हम वाकई में ही चाहते हैं विकास, और उसी मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं, एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि मोस्टली जो केजरीवाल जी हैं वो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर लोगों को टिकट दे रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक? देखिए, जैसा कि आपने अभी सभी भाइयों को बताया है कि केजरीवाल जी ने कायापलट की है, तो उनके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है क्योंकि वे खुद शिक्षित हैं, एक ऐसे पद से उन्होंने त्यागपत्र दे करके समाज सेवा में उतरे हैं। उनके मन की जो पीड़ा है वो यह है कि अगर कोई समाज का बदलाव कर सकता है तो वह शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस देश के संविधान की जो धारा है, मूल धारा है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और चिकित्सा सहज और सुलभ उपलब्ध होनी चाहिए, उन्होंने उसको सार्थक करके दिखाया है। एक गरीब व्यक्ति जब अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए जाता था तो वह जो दिन भर में आय कमा कर लाता था उससे ज़्यादा उसका खर्च हो जाता था। उसका कभी यह सोचने का प्रश्न ही नहीं रहा कि वो अपने बच्चों के लिए कभी फल भी खरीद ले, उसके बच्चे कोई अच्छा भोजन खा सके, क्योंकि उसकी जो आय थी वो शिक्षा में और चिकित्सा में दोनों में ही व्यय हो जाती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इसको धरातल पर ला करके जमीन पर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। और ये मेरा इस देश की सारी राजनीतियों से यही आग्रह है कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त नहीं होगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। जो डॉक्टर्स को उन्होंने चुना है वह एक बात तो सत्य यह होगी कि वो शिक्षित है तभी वो डॉक्टर बना है। दूसरी सत्यता यह है कि उस डॉक्टर के मन में दया भाव, उस डॉक्टर्स के मन में उस गरीब की पीड़ा, जब वो गरीब हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो उसके मन में वेदना आती है कि कहीं ना कहीं अरे कितना गरीब आदमी है जो अपने इलाज के लिए हाथ जोड़ता फिर रहा है। उसके लिए उनके मन में यह थी कि इससे बड़ा दर्द को डॉक्टर से अच्छा कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने चिकित्सा के ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में उतारा है, क्योंकि डॉक्टर्स समाज से जुड़ा हुआ रहता है, डॉक्टर्स प्रत्येक गरीब व्यक्ति से जुड़ा रहता है, प्रत्येक साहूकार से जुड़ा रहता है। इसलिए वह व्यक्ति उनकी वेदनाओं को समझने में अच्छी तरीके से सक्षम हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल, आप पेशे से डॉक्टर हैं, एक अच्छा खासा नर्सिंग होम चल रहा है, शिक्षित हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको राजनीति में खींच के लाई है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? वैसे वास्तविकता यह है कि जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ वह ब्राह्मण समाज है। जी। और कोई भी पत्रकारिता मुझे बताए कि जिस समय पहले यूपी में शासन होता था, दिल्ली में शासन होता था, ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व होता था, राजनीतिक पकड़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ब्राह्मण राजनीति से हटता गया तो इसका सामाजिक पतन भी होता गया और राजनीति में इसका वर्चस्व भी घटा। अपने समाज में बिखराव आया, अपने समाज के प्रत्येक लोगों में ये पीड़ा हुई कि दूसरा समाज कभी उसको हाड़ी कहता है, कभी उसको डकौत कहता है, छोटे छोटे शब्दों से उसको अपमानित करता है। तो उस पीड़ा को लेकर के यह लगा कि जब तक ब्राह्मण का राजनीतिक वर्चस्व नहीं बढ़ेगा तब तक इसका सामाजिक स्तर नहीं बढ़ सकता। जब तक हम राजनीति में उतरकर अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकते, जब तक हमारा राजनीति में कोई वर्चस्व नहीं होगा। तो पहले हमारा मतलब है कि जो खोया हुआ हमारा वर्चस्व है हम राजनीति में ब्राह्मण समाज को दे सकें। सर्व समाज ब्राह्मण समाज के साथ जुड़ जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक ही जाति की राजनीति होने के नाते, एक ही जाति का वर्चस्व होने के नाते राजनीति में केवल एक जाति ही में ही राजनीति सिमट जाती है।
कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो वो केवल एक जाति को ही टिकट देती है, हमारी उपेक्षा होती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो दलित हो, चाहे और भी कोई वर्ग हो, तो उसकी राजनीति सिमट गई और एक जाति की राजनीति आगे बढ़ी, जबकि हम उस जाति से बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं, हमारी जातिगत वोट बहुत अधिक उनसे है, फिर हम राजनीति क्यों ना करें। इसलिए हमने सोचा कि समाज का एकीकरण करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और दलित, गरीब और असहाय लोगों को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराएंगे। डॉक्टर साहब, एक मेरा जो सवाल आपको देख के बना, मेरे माइंड में आया जी। मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में आपने महसूस किया होगा, लोग जो नेता बन रहे हैं या नेता की दौड़ में हैं, वो एक वीआईपी कल्चर में है। आप देखोगे तो उनके चारों तरफ 10-20 गनर खड़े हैं। गरीब व्यक्ति उनसे मिलने आता है तो दरवाजे पे ही गनर देखकर डर जाता है, या उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो वापसी लौट जाएगा या जिस समस्या को लेके आया था उसे भूल जाता है। लेकिन मैंने जैसा देखा, आपसे कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आके मिल सकता है, कोई गनर नहीं, कुछ नहीं। और केजरीवाल जी ने, मेरे जो सोमदत्त शर्मा जी हैं वो भी बहुत अच्छे, आप मित्र कह सकते हो, एमएलए हैं सदर में, बहुत ही सिंपल, मतलब कोई भी, संजय सिंह जी की बात ले लें, मेरा इंटरव्यू है उनसे, कोई मुझे उनके साथ राज्यसभा सांसद है, कोई गनर नहीं रख रखा। तो ये मैं समझना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी, और इस चीज़ का मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से विरोध करता रहा हूँ कि जो वीआईपी कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए, गनर जो 10-20 रखते हैं वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिससे गरीब व्यक्ति डायरेक्ट आके मिल सके। तो आपके विचार जानना चाहेंगे वीआईपी कल्चर के ऊपर। देखिए, वैसे तो आप सभी कुछ जानते हैं और मेरी जनता भी सब कुछ जानती है। एक जो वीआईपी कल्चर है उसको हमारी सरकारें 4-4 हज़ार बिजली की यूनिट फ्री देती है, उसको ताजमहल से खाना आता है, उसका जो शुल्क है वो पूरा का पूरा लगभग में 25 रुपये प्लेट, कहीं 50 रुपये प्लेट, जबकि उसकी मूल कीमत 4,000-5,000 रुपये की एक थाली आती है। नेताओं के लिए हमारी सरकारें इतना व्यय करती है, इतना खर्च करती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वीआईपी कल्चर से हम लोग बाहर निकलें। जो सुविधा आप ले रहे हैं, 4,000 यूनिट फ्री ले रहे हैं, तो क्या हम अपने गरीब आदमियों को 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकते? तो उन्होंने नेताओं को और आम पब्लिक को एक समान प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा किया, उनमें उन्होंने कहीं अंतर नहीं किया है। इसलिए माननीय केजरीवाल जी की जो नीति है वो मनुष्य के हृदय में उतर गई है, वो धरातल पर आई है। इसलिए बिना किसी भी औपचारिकता के उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक अपने उम्मीदवार को एक साधारण व्यक्ति मानते हुए, एक पब्लिक का आदमी मानते हुए इस वीआईपी कल्चर को तोड़ने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है, जिससे कि गरीब आदमियों की व्यक्ति, गरीब आदमियों का नेता आम आदमी का नेता ही बने, आम आदमी ही उसके साथ जुड़े, आम आदमी ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कोई दिन में, रात में या किसी भी समय आकर के अपनी समस्या का समाधान करा सके। तो सब आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपके संज्ञान में है किसान आंदोलन हुआ जिसमें केजरीवाल जी ने किसानों को बहुत सपोर्ट भी किया, तो जो कानून थे वो 1 साल से ये वापसी नहीं ले रहे थे। अब चुनाव था तो इन्होंने वापसी ले ली, एकदम से प्रधानमंत्री सामने आए और ये बोले कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी। कुछ लोग मेरे इन कानूनों को समझ नहीं पाए, ये किसान के फ़ायदे के कानून थे। तो आपसे मैं 2 चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में किसान के फ़ायदे के लिए कानून थे, दूसरा कि चुनाव जब नज़दीक आ गया तो अभी क्यों वो एकदम से वापसी ले ली, अब से पहले क्यों नहीं ली? देखिए, वैसे तो मैं किसी सरकार व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर यह सत्य था कि ये किसान के लिए हितकर थी, तो जो हमारी पहली मूल नीतियां हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने सही कराने का क्यों नहीं किया? जैसे हमारे यहाँ मिल लगे, मिलों में किसानों ने गन्ना डाला, उनकी पर्चियों से पैसा उनको 2-2 साल में मिला, फुटकर में मिला। जब हम लोगों ने इस बात पर मनन किया तो हमने देखा कि सरकारों ने किसानों के लिए कोई भी कार्य करने का प्रयास ही नहीं किया।
किसान आंदोलन करता है, मील पर धरना देता है, भूखा प्यासा रहता है, सर्दी में पूरा का पूरा तनहा अपने बच्चों को छोड़ करके मर जाता है वहाँ पर। लेकिन सरकार किसानों को तो पैसा नहीं देती, लेकिन मील मालिक को 900 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए दे करके कहती है कि तुम किसानों में बांटो। अरे जब आपके पास में पैसा है उसको तो तुम देते हो बिना ब्याज के पैसा मील मालिक को, तो किसानों से लेते हो, कहते हो कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाओ और उस पर 3 या 4% ब्याज दो। आप ये पैसा सीधा किसानों के खाते में क्यों नहीं भेज देते? अगर आपके मन में किसानों के प्रति हित था तो आपने ये पैसा किसानों को सीधे क्यों नहीं दिया? किसान की नीति है, मील को बता दिया। एक बड़ा किसान आता है, उसके पास 200 बीघे जमीन है, उसके पास गन्ने की पर्चियां शुरू में ज्यादा आ जाती हैं, उसका गन्ना पहले लिया जाता है। जो गरीब किसान है जो अपनी गन्ने की फसल काट करके गेहूं की फसल बोएगा, उस गन्ने के पर्चियां आप फरवरी में बेचते हो, जनवरी के लास्ट में बेचते हो। जब गन्ने कटेगा नहीं, किसान के पैसा गिरेगा नहीं, मील में जाएगा नहीं, तो वह अनाज कैसे बो पाएगा? उसे मजबूरी बस वो काट करके कम पैसे में क्रेशर पे बेचना पड़ता है, क्योंकि 5 बीघे का किसान जब उसकी पर्ची नहीं आएगी, खेत खाली नहीं होगा, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि वो गेहूं कैसे बोएगा? उसका खेत खाली रह जाएगा। जब आपके पास नीतियां ही नहीं है तो आप किसान का भला कैसे कर सकते हो? आप तो कुछ चंद लोगों का भला करने की अपेक्षाओं में इन नीतियों को लाए। आप लोगों ने दोहरी नीतियां चलाई, आपने दोहरा मापदंड अपनाया, किसानों की दुर्दशा में गया। किसान एक गन्ना बोने गेहूं बेचने जाता है, एक आपने 2 रास्ते कर दिए कि आप जाइए सरकारी मील पर, आप सरकारी सोसाइटी पर आपका गन्ना तुल जाएगा। हमें पता चलता है कि सरकारी मील पर तोला ही नहीं है, अनाज तुल नहीं सकता। तो जो किसान गांव से अनाज लेकर आया वो बेचने कहाँ जाएगा? मजबूरी है उसकी कि फिर वो गरीब उसको देगा, बनिया को देगा। लाला जी कहता है कि इसका भाव तो 1600 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, भले ही आपका उसकी MP जो है वो 2000 हो। तो हमें मजबूरी वश किसान को तंग करने की जो नीतियां हैं, किसानों को अगर उसमें स्पष्टता लगती तो किसान उसका विरोध क्यों करता? किसान को लगा कि ये तुम्हारे गला कट रहा है, जो नीति लागू किसानों के हित में होनी चाहिए वो हो नहीं रही। किसान की बिजली जो है वो इतना शुल्क है, जो 2000 रुपये बिल आता था उसका 6000 रुपये बिल है, जिसका 6 था उसका 15,000 है, जिसका 12,000 था उसका 25,000 है। फिर तुमने कहा किसान नहीं, तू 25,000 तो बिल दे और हम तुझे 6,000 वापस दे देंगे। अरे जिसका बिल पूर्ण रूप से माफ हो जाना चाहिए उस पर आप इतना अत्याचार करते हैं कि उस पर इतना बिल लेते हैं, कभी कैपेसिटर का बिल लेते हैं, कभी बिजली का बिल इतना लेते हैं, जो कि हमारे देश की मूल सबसे बड़ी GDP को बढ़ाने वाला किसान जो खेतों में दिन रात मेहनत करता है, उस किसान का आप बिजली के माध्यम से शोषण कर रहे हैं। आप किसान को सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर किसान को सुविधा देना चाहते हैं आप, तो उसका पूर्ण रूप से बिल माफ हो जाना चाहिए। एक व्यापारी जब अपना कोई उद्योग लगाता है, उसको आप ऋण बिना पैसे शुल्क करके उस पर छूट दे देते हैं। उद्योग के लिए तो आपके पास इतना पैसा है कि उसको 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का ऋण उपलब्ध करा देते हैं और उसमें उसकी 1/4 की छूट भी दे देते हैं। उसे 6 वर्ष तक उस पर ब्याज भी नहीं लेते हैं। व्यापारी के लिए तो आपके पास इतनी बड़ा दिल है, लेकिन एक बेचारा किसान जो दिन रात सड़कों पर मरता है, पानी में, सर्दी में, गर्मी में तड़पता है, दिन रात मिट्टी में मिल करके कमाता है, उस पर आप किसान की दुर्दशा के लिए आप उस पर बिजली का इतना बड़ा बिल भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल इसी बीच याद आया मेरे को। बीजेपी कह रही है कि किसान हमारे साथ है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या किसान लखीमपुर खीरी की घटना को भूल पाएगा? और जो लगभग 750 किसान शहीद हो गए, उन किसानों को भूल पाएगा? तब भी बीजेपी कह रही है कि किसान हमारे साथ है और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है, इसे कोई भेद नहीं सकता है। कोई पार्टी क्या कह रही है हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी कहती है किसान उसका है तो उसका होगा, बीजेपी कहती है व्यापारी उसका है तो उसका होगा। अगर उसकी नीतियां ठीक होंगी तो वह किसान जान बताएगा कि वोट देगा या नहीं देगा, व्यापारी उसे वोट देगा या नहीं देगा। मेरा किसी पार्टी से लेकर के नहीं है, मेरा मिशन है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी तक पहुंच करके उसकी शिक्षा और चिकित्सा को सहज और सुलभ उपलब्ध कराए और किसानों की जो बिजली है उसको पूर्ण रूप से माफ करे, क्योंकि किसान की बिजली माफ होगी तो उसकी आय की दुगनी होगी, उसकी फसल 4 गुनी होगी। मेरा पड़ोसी अगर छोटा किसान है और उस मेरे पास बिजली का बिल नहीं आएगा तो मैं उसको फ्री में पानी दे सकता हूँ, मैं उसको कम पैसे में पानी दे सकता हूँ। जब मेरे बराबर का किसान 5 बीघे का मालिक है और मेरी 12 का बिल 0 है तो मुझे सहानुभूति चाहिए, मुझ पर यह दबाव होना चाहिए कि इसकी फसल नहीं सूख जानी चाहिए। मैं आपका बिजली का बिल तो माफ कर दूंगा, लेकिन बराबर वाले की फसल भी आपकी बिजली के कारण सूखनी नहीं चाहिए, जिससे कि आय भी बढ़ेगी और किसान भी खुशहाल होगा और किसान के प्रत्येक परिवार में आय भी बढ़ेगी। आप ये देखिएगा कि बिजली में जो मेंटेनेंस है वो भी इतना अधिक हो गया है कि किसान पूरी साल फसल कमाता है और बिजली की बिल और मेंटेनेंस और खाद में ही उस पैसे को दोबारा से फिर पुनः मिट्टी में मिला देता है। एक बिजली विभाग में एक भ्रष्टाचार भी चलता है, जैसा मैंने दिखाया भी और मैं उससे बात करता हूँ कि जो गरीब तबका है उसे बिजली में कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो परेशान करते हैं डॉक्टर साहब, और उन्हें डराया जाता है कि आप जेल जाओगे, इतना आपका बिल बना है। उनसे अवैध वसूली की जाती है। मैं कई जगह ये बात दिखा चुका हूँ और इस पे मैं काम भी करता हूँ। तो एक भ्रष्टाचार बिजली विभाग में भी है डॉक्टर साहब। और दूसरा एक मैं अब आपसे एक नया सवाल करना चाहूँगा। बात करते हैं आपकी विधानसभा की। यहाँ पे बहुत सारे लोग सत्ता में आए और गए। गवर्नमेंट जॉब सबकी नहीं लग सकती, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है, कोई बड़ौत में दिल्ली से इतना नज़दीक है, यहाँ का व्यक्ति गुड़गांव नोएडा जॉब करने जाता है, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया जो उद्योग या कोई ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री यहाँ पे ला पाए जिससे कि यहाँ के युवा को यहीं रोज़गार मिल जाए। देखिए, रोज़गार जो डेवलप होता है वह 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या उद्योगपति को बिजली सुचारू रूप से सहज तरीके से मिलती है? क्या यहाँ से ट्रांसपोर्ट लाने में जो बिजली जो खर्च है क्या उसकी सुरक्षा उपलब्ध होती है? हमारे यहाँ पर इन्हीं का अभाव है। जो बिजली विभाग में आपने पहला प्रश्न किया था, मैं उससे इसी को जोड़ते हुए बताता हूँ कि बिजली विभाग करप्ट बनाया गया है। दिल्ली सरकार यूपी सरकार से अधिक पैसे में बिजली खरीदती है। पर यूनिट पैसा जो है बिजली जो खरीदती है वो दिल्ली महंगा खरीदती है यूपी से। तो फिर यूपी में बिजली की दर इतनी महंगी क्यों? और दिल्ली में फ्री देने के बावजूद भी बिजली विभाग घाटे में नहीं है, फिर भी वो उन्नति कर रहा है, उसको कोई अलग से फंड नहीं दिया जा रहा है। तो जब हम फ्री यूनिट देकर भी एक विभाग को किसी भी घाटे से बचा सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि यूपी में बिजली कम पैसा में खरीदकर अधिक पैसे में बेचने के पूरे भारत से अधिक महंगी बिजली यूपी में है। तो इतना करप्शन जो यूपी में है, वर्तमान सरकार ने इस पर इस पर किसी प्रकार का ध्यान ना देने के कारण आम आदमी बिजली से भी त्रस्त है। खंबे लगाए, बिजली के नए नए पोल लगाए, लाइनें बदली, सब कुछ किया, लेकिन बिजली की दरों को इतना बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी बिजली जलाने का कनेक्शन लेने से भी डरता है। पहले बिजली के मीटर फिर फ्री लगा दिए, अब उन पर इतना बिल आता है कि उसकी आय भी इतनी नहीं है पूरे महीने की जितना उसका बिल आ जाता है। तो जो चीज आप लोगों ने फ्री दी, सिलेंडर फ्री दे दिए आपने,
सिलेंडर 1000 रुपये का गरीब के लिए कर दिया, खरीदेगा कैसे? 1000 रुपये तो उसका बचत पूरे साल की, पूरे महीने की होती ही नहीं। वो तो 300-400 रुपये कमा करके लाता है और अपने बच्चों को पालन रोटी भी मुश्किल से खिला पाता है 300-400 रुपये में। तो ऐसी जो फ्री वाली आपने पॉलिसी लगाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने इतने गलत तरीके से किया कि आम आदमी तक उसको नहीं पहुंचाने दिया और वह ऊपर से ही आपकी वापस लौट जाती है। कभी एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे लोगों तक पहुंचता है। अब तो 10 पैसे भी नहीं, अब तो 100 के 100% ही ऊपर से ऊपर उड़ जाता है। मेरा इसलिए डॉक्टर साहब आपकी बात करें विधानसभा से कि जैसा पेंडेमिक टाइम भी आया था, अभी बहुत कोरोना वेव आई थी, तो उसमें आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हों जो किसी को, गरीब लोगों को सपोर्ट रही हो। और एक मेरा तीखा सवाल रहता है, वो तीखा सवाल चुभता भी है, वो मैं आपसे भी पूछूंगा कि ऐसा डॉक्टर सुधीर शर्मा में क्या है कि जनता डॉक्टर सुधीर शर्मा को वोट करे? पहला सवाल कोरोना से संबंधित है। एक महामारी आई, लेकिन उस महामारी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस देश के मीडिया को कहूँ या देश के नेताओं को कहूँ या देश की अनपढ़ जनता को कहूँ, हमारे देश में हवा बनाया गया, उसका भय व्याप्त किया गया। बीमारी कोरोना से इतनी मारक नहीं थी जितना भय मारक था। भय दिया गया। एक देश का एक डॉक्टर आता है, बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर है, बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, आते हैं कोरोना पे अपनी बात कहते हैं, आते रहे टीवी पे, आते रहे और अपनी डिबेट देते रहे। लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी, एक व्यक्ति को वायरोलॉजिस्ट नहीं पाया। एक कार्डियक सर्जन जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, वो कार्डियोलॉजी पर स्टेटमेंट देता है। क्या देश का दुर्भाग्य है? क्या देश में कोई वायरोलॉजिस्ट नहीं है जो आकर के इस कोविड के बारे में भय ना बताए? एक डॉक्टर आता है, वो कहता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, इसलिए आप ऑक्सीमीटर लगाइए, ले लीजिएगा। घर घर ऑक्सीमीटर खरीदवा दिए, उल्टा लेट जाइए, घर घर ऑक्सीमीटर करवा दिए। जो डिवाइस आपने खरीदी, क्या वो प्रमाणिक है कि वो सही रीडिंग देगी? वो बिजली से चलने वाली रीडिंग है, वो कम भी बता सकती है और अधिक भी बता सकती है। अगर आपके पास उसने सही को भी कम बता दिया तो आपके मन में भय व्याप्त होगा और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी डेथ का कारण केवल वही डिवाइस होगी जिस डिवाइस से आप बचना चाहते हो। हमने लोगों को कहा कि भाई अगर आपके पास खाली सिलेंडर भी है और मरीज का आप ऑक्सीमीटर नापते हैं तो खाली सिलेंडर ही मुंह पे लगा दीजिएगा, जिससे कि उस मरीज को भय व्याप्त ना हो। अब ऑक्सीमीटर जन से बता दिया 80 लेवल है, मरीज को तो कुछ हुआ नहीं, पर मरीज को अंदर से भय होने लगा। 10 मिनट बाद पता चला कि वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर के इतने हॉस्पिटल ले गए, इतने उसकी राम राम सत्य हो गया। तो क्या ऑक्सीमीटर ने आपको बचा लिया? जब आपके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी तो फिर आपने ऑक्सीमीटर को टीवी पर आकर के क्यों फ्लैश करवाया? या तो आपके पास ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीमीटर का कोई लाभ है? खाली ऑक्सीजन नापने से क्या आपको सुरक्षा मिल गई? क्या आपको ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई? जब आपको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होनी है तो ऑक्सीमीटर से आपको नापना ऑक्सीजन का कितना लॉजिक है? केवल मरीज उसी भय से मरे। दूसरा सवाल, अब जो दूसरी बात थी कि मैंने कोविड में लोगों को मरते हुए भी देखा। मैंने अपने यहाँ जितना अधिक से अधिक हुआ गरीब लोगों की, पब्लिक की सहायता भी की। मेरा ये पूरा हॉस्पिटल्स जो है पूरे कोविड वैसे तो ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन मैंने इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो मुझसे अधिक से अधिक सुविधा हो सकती थी वो दी। और मेरे यहाँ पर 99% जो पेशेंट आया वो ठीक होकर गया, क्योंकि मैंने उसके अंदर भय नहीं होने दिया। मैंने अपनी सुरक्षा ऐसी रखी जिससे कि उसके मन में भय ना आए, और जिस मरीज के मन में भय नहीं आया वो मरा नहीं, वो बच गया, क्योंकि उसका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि इसमें जितनी भी स्टेटमेंट आई, जितना टीवी लोगों ने देखा, वो उतनी ही जल्दी मरा। दहशत में मरा। शराबी नहीं मरा,
शराबी को कोरोना नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके मन में भय नहीं था। कोरोना उसी व्यक्ति को हुआ जो अंदर आइसोलेटेड हुआ, जो अंदर शीशों के अंदर बंद हुआ, कोरोना भी उसी को हुआ। अर्थात ये कोरोना हम यह मान सकते हैं कि बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी, स्वयं अपने अंदर पनपता था, अंदर भय के कारण पनपता था और भय के कारण ही इससे मौत होती थी। डॉक्टर इस पर सर्च करके, डॉक्टर इस पर जानकारी करके अब तक यह जस्टिफाई नहीं कर पाए कि यह कोविड कौन सा वेरिएंट है, कौन सा नहीं है, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है। एक देश का दुर्भाग्य, मैं आपको ये कहूँ कि एक देश का राजा, हमारे देश का राजा कहता है कि साहब, उसके क्षेत्र का एक व्यक्ति उनसे, प्रधानमंत्री जी से हमारे, पूछता है कि सर यहाँ पर जो है ना मास्क नहीं है। तो हमारे देश का राजा कहता है कि आप मास्क की जरूरत नहीं है, आप गमछा लगाइए। गमछा लगा लीजिए। अरे भाई, देश की पब्लिक को तुमने लुटवा दिया। देश की पब्लिक ने 5 रुपए का मास्क 500 रुपए में खरीदा, 2 रुपए का मास्क 100 रुपए में खरीदा। आपाधापी हो गई, ब्लैक हो गया, दुनिया भर की आफत आ गई, मास्क था नहीं देश में। लेकिन अगर आपको यह पता था कि गमछे से वायरस रुक सकता है, तो फिर आपने शुरू में ही गमछा क्यों नहीं बताया पब्लिक को? क्यों 5 रुपए का मास्क आपने 500 रुपए में बिकवाया? देश का प्रधानमंत्री कहता है, देश के डॉक्टर्स कहते हैं कि सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं, आप साबुन से धोइए। अरे भाई, आपने 1 महीना 2 महीने हो गए, देश की जनता ने 5 रुपए की सैनिटाइजर की शीशी को 50-50 रुपए में खरीदा। उन्होंने ब्लैक में, दादी भी कहती थी कि बेटा बाजार जावे तो सैनिटाइजर लेते आना, मास्क ना लग जाए। अरे जब ये साबुन के पानी से धुल सकता था, तो आपने सैनिटाइजर को 500-500 रुपए में ब्लैक क्यों करवा दिया? क्यों गरीब लोगों को लुटवा दिया? तो ये देश की व्यथा है। देश के ऐसे अनपढ़ लोग जब तक देश को चलाने का राज करेंगे, तो इस देश का यही दुर्भाग्य होगा जो हुआ। मेरा आपसे एक सवाल, बस आखिरी एक सवाल है, फिर संदेश लेंगे जनता कि टिकट आपको हो ही गया है, पार्टी हाईकमान से आदेश हो गया, गरीब जनता आपको अपना प्यार देती है और आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप प्राथमिकता देंगे? आपने ज़रूर सोचा होगा कि अगर मैं सत्ता में आया तो मेरी उस कार्य को प्राथमिकता रहेगी, वो जनता जानना चाहेगी। मैं अपनी पूर्ण जनता को पूर्ण आश्वासन देता हूं कि मेरा भरसक प्रयास होगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकता है भोजन और पानी, मैं भरसक प्रयास करूं। मुझे चाहे अपनी जेब से खर्च करना पड़े, लेकिन मैं किसी को भूखा और प्यासा नहीं रहने दूंगा। दूसरी बात, अगर मैं किसी सरकारी संस्थाओं से या सरकारी कारण से किसी व्यक्ति को चिकित्सा नहीं उपलब्ध करा सका या कोई ऐसा कार्य नहीं कर सका, तो मेरा अपना स्वयं का हॉस्पिटल है, मैं इसको फ्री कर दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। अपने क्षेत्र में किसी गरीब को ऐसा एहसास नहीं होगा कि मुझे चिकित्सा नहीं मिली। मैं सहज और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अपने हॉस्पिटल में वह सुविधा उपलब्ध स्वयं कराऊंगा, अपने खर्चे से कराऊंगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंत में जो आपके विधानसभा की जनता है, उसको थोड़े से शब्दों में आपकी तरफ से कोई संदेश। मैं अपने विधानसभा बड़ौत 51 के प्रत्येक नागरिक से यही अनुरोध करता हूं कि आप आम आदमी हैं, मैं आम आदमी हूं। आप कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बिना किसी संकोच के यहां आकर के आप अपनी उस संकोच रूपी बात को कह सकते हैं। जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं आपको सहयोग दूंगा। मैं अगर सहयोग ले रहा हूं तो आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपको कही हुई बात पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब थे हमारे साथ सुधीर शर्मा जी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे विचार हैं
एक मैं वादा और ले लेता हूँ डॉक्टर साहब से ऑन कैमरा, क्योंकि बाद में पकड़ लेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद आप वीआईपी कल्चर अपना लेंगे और आपके चारों तरफ 10-20 हमें बंदूकधारी नजर आए? यह तो हमारे यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें छोड़ करके मेरे पास में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मुझे यही चिकित्सा करनी है और आप लोगों को यही सुविधा देनी है, इसलिए आपके और मेरे बीच में वीआईपी कल्चर का कोई नाता नहीं है। मेरे किसी नेता के बीच में कोई कल्चर का नाता नहीं है वीआईपी कल्चर का। हम आम आदमी की तरह रहते हैं और आम आदमी ही रहेंगे और आम आदमी की तरह से ही अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर शर्मा जी का। जैसा मैं अपने प्लेटफॉर्म से वीआईपी कल्चर का विरोध करता आया हूँ और करता रहूँगा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी उस पर खरी उतरती है जो मेरी मुहिम है। संजय सिंह जी सांसद होते हुए उनके साथ आपने कभी गनर नहीं देखा होगा, कोई बाउंसर नहीं देखे होंगे कि बाउंसर साथ चल रहे हैं। एक सिंपल गाड़ी में आते हैं और अपना जो भी कार्यक्रम है उसे करके निकल जाते हैं। वहीं अगर किसी और पार्टी का नेता होता तो पहले ही 10-20 गनर आगे आगे रहते हैं और आम आदमी जो अपनी बात उन तक रखना चाहता है वो रख ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य है इस राजनीति का। दूसरा, एक हिंदुस्तान की राजनीति का जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षित लोग, डॉक्टर सुधीर शर्मा जैसे शिक्षित लोग इस राजनीति से दूर जाते रहे और इस देश की राजनीति में भ्रष्ट लोग आते रहे। लेकिन टाइम बदला है। बात करें आम आदमी पार्टी ने ही शुरुआत की है कि शिक्षित लोगों को ही राजनीति में टिकट देना शुरू किया है और जीतकर आ भी रहे हैं। मैं इस मुहिम को चलाता रहूँगा और भगवान करेगा हम मेहनत करेंगे कि वीआईपी कल्चर को ज़रूर ख़त्म करने में कामयाब होंगे। दूसरा, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनकी जो वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, जनता भटक जाती है, विकास की बात करती नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद की बात करती है। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपकी पहुंच में हो और विकास की बात करता हो, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।